ये है लाइट L16 जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था और इसके अंदर मौजूद थे 16 सेंसर्स, मतलब 16 कैमरास। कितना क्रेजी फोन था ये। अब ऑब्वियसली ये जिस तरह की फोटोज ले सकता था, आज 2020 में हम वैसी फोटोज ले पाते हैं, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये था कि इतने सारे कैमरास होने की वजह से ये इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने साथ कैरी करता था ना कि बाद में आप जो भी चेंजेस करना चाहो वो आप इसमें रियल टाइम में कर सकते हो। हालांकि अब सॉफ्टवेयर की मदद से जो नए कैमरास आ रहे हैं उसमें भी आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन 2017 में ये चीज आप हार्डवेयर लेवल पर कर पाते थे क्योंकि आपके पास इतना सारा कैमरास था। लेकिन क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी, इसी वजह से इसको आगे लेकर नहीं आया गया। लेकिन आज जो हम देखते आ रहे हैं, मतलब कंपनीज जो है वो नंबर में चल रही हैं। स्पेशली जो हमारा मिड रेंज फोन सेक्शन है ना, उसमें 4, 5, 6 कैमरास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कैमरास कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और कितने कैमरास आखिर हमारे फोन में होने चाहिए ताकि हम बेस्ट से बेस्ट फोटोज ले पाए या वीडियोस ले पाए। सो हे जंकीज, मेरा नाम है अतुल और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर हम स्टार्टिंग देखें ना तो 2011 में HTC का EVO 3D फोन ये दुनिया का पहला फोन था जो कि डुअल कैमरा सिस्टम के साथ लॉन्च हुआ था। अब लेकिन क्योंकि फोन के अंदर 3D सिस्टम और इन सबको जो सॉफ्टवेयर का इशू वगैरह था, इन सबको अगर हम देखें तो ये चीज उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाई, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन जो असली हम डुअल कैमरा सिस्टम की बात करें, वो लेकर आया था HTC का One M8 जो कि सबसे पहला प्रैक्टिकल फोन था जिसके बेसिक प्रिंसिपल को आज भी हम अपने कैमरा सिस्टम में यूज करते आ रहे हैं। मतलब जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका मार्केटिंग सेलिंग पॉइंट यही था कि आप इससे बोके फोटोज ले सकते हो। जो आप DSLR से ले सकते थे वैसी ही फोटोज अब आप अपने स्मार्टफोन से भी ले सकते हो। अब क्योंकि हम सबको पता है टेक जगत में बहुत सारी चीजें छुपाई नहीं जा सकती, तो आगे जब कुछ फोन्स लॉन्च हुए जो कि ये दावा करते थे कि भैया हमारा जो दो कैमरास हम यूज कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम दे रहे हैं ताकि एक कैमरा आपका जो बोके है उसको लेने में मदद कर पाए। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने उसको चेक करा तो पता चला कि अगर आप एक सेंसर को ढक भी देते हो तो भी आपको सिमिलरली वही फोटोज मिलती हैं जो आपको बिना उस कैमरा के मिल सकती थी। तो यहाँ पर उस टाइम पर जो ये कैमरा इंट्रोड्यूस करा गया था वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग गिमिक था। मतलब बहुत सारे फोनों में उनका प्रैक्टिकल यूज इतना ज्यादा नहीं था, तो ये तो वहाँ पे पता चल गई। और जो उनका बचा कुचा काम था वो गूगल पिक्सल ने खराब कर दिया। मतलब एक सेंसर के साथ वो फोन लॉन्च हुआ और उसने मतलब तबाही मचा दी पहले से ही। मतलब अपने गूगल पिक्सल 1 से ही कैमरास के मामले में दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा तब भी था और उसके लाइनअप आज भी दुनिया की सबसे बेस्ट फोटोज लेते हैं। वीडियोस की बात नहीं कर रहा, मैं फोटोज की बात कर रहा हूँ। और कमाल की बात ये है कि 2016 में जो वो अपने कैमरास के अंदर सेंसर यूज कर रहा था, सेम सेंसर वो पिछले साल तक जो 2019 में उसका फोन आया था ना, सेम सेंसर उसमें भी यूज कर रहा था। तो कुल मिलाकर वो जो भी काम कर रहा था वो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा था और वो एकदम परफेक्ट कर रहा था। तो यहीं से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि एक अच्छी फोटो के लिए हमें बहुत सारे सेंसर की जरूरत नहीं है, एक सेंसर इज मोर देन इनफ। तो फिर ये कंपनीज हमें इतने सारे कैमरास क्यों दे रही हैं और आखिर इन कैमरास का आखिर काम क्या होता है? तो चलिए हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि अलग अलग सेंसर्स क्या हैं, कौन सा सेंसर क्या काम करता है। मतलब सॉरी, सेंसर तो एक ही होता है, लेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं, मतलब अलग अलग लेंस सिस्टम हम यूज करते हैं। सेंसर हमारा बेसिकली जो एक बन के आता है वो वही होता है, उसके ऊपर लेंस का जो अरेंजमेंट होता है वो हमें अलग अलग रिजल्ट देता है। तो चलिए हम यही देखते हैं कि किस किस तरह के लेंस सिस्टम हमें किस किस तरह का रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लेंस की बात करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको फोकल लेंथ इस टर्म के बारे में भी जान लेना चाहिए। देखो, हमारा जो कैमरा है वो कैसे काम करता है, उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, एक आपका लेंस, एक आपका सेंसर। अब यहाँ पर लेंस का काम क्या होता है, जो लाइट आती है उसको वो कन्वर्ज करता है और एक पॉइंट पर मिलाता है। मतलब लेंस का काम है जितनी भी लाइट आई उन सबको एक पॉइंट पर फोकस करना। अब सेंसर का काम है वो जो फोकस पॉइंट है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके उसकी एक फोटो बनाना। अब इससे जो लाइट आ रही है वो जब एक जगह फोकस हो रही है तो वो यहाँ पर कहीं मिल रही है सारी की सारी लाइट्स। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अब यहाँ से जो लाइट कन्वर्ज होके मिल रही है वो इस पॉइंट पर मिल रही है। तो अगर ये लेंस लाइट को फोकस करने के बाद इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या कहीं भी इस लेंस के आगे या पीछे कहीं भी फोकस कर देता है ना, तो आपका जो फोटो है या जो वीडियो है वो फोकस में नहीं रहेगी, वो आपको ब्लरी ब्लरी दिखाई देगी। वो तब तक फोकस में नहीं होगी जब तक ये पॉइंट्स इस सेंसर पर नहीं पड़ते। इसीलिए अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इनके बीच में है तब जाकर आपकी जो लाइट है वो आपके सेंसर पर फोकस होगी और तब जाकर वो ऑब्जेक्ट भी आपको फोकस में दिखाई देगा। तो जो मेन कैमरा सिस्टम है वो कुछ ऐसे काम करता है और ये जो डिस्टेंस है आपके सेंसर से लेके
आपके ऑब्जेक्ट तक जहां पर वो फोकस में है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। आपने सुना ही होगा कैमरास वगैरह में 35 mm, 28 mm, 50 mm, 85 mm, तो ये जितने भी mm में आपको बताए जाते हैं ये होते हैं उनके फोकल लेंथ। मतलब एक 85 mm का कोई लेंस है ना, तो वो आपके सेंसर से अगर 85 mm से आगे आ जाता है तो वो उसको फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो लाइट है वो कन्वर्ट होने के बाद सेंसर पर पड़ेगी ही नहीं। इसीलिए ये जो जितने भी फोकल लेंथ होते हैं ये इनके मिनिमम फोकल लेंथ होते हैं। अब बात करते हैं हम अपने लेंस सिस्टम की। तो जो लेंस सिस्टम हम यूज करते हैं वो बेसिकली 3 ही टाइप का होता है, और इन्हीं 3 टाइप में हम अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग मतलब फोकल लेंथ को इधर उधर करके हम अलग अलग सेंसर्स बना लेते हैं, अलग अलग लेंस सिस्टम बना लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल लेंस जनरली जितने भी स्मार्टफोन है उनमें सबसे मेन सेंसर जो होता है वो एक वाइड सेंसर लेंस ही होता है। मतलब जैसे स्टैंडर्ड मान लो कि 50 mm है, तो 50 mm जो हमारी ह्यूमन आई है ना वो 50 mm की रेंज को देख पाती है। मतलब ये जो मैं ऐसे देख पा रहा हूँ, ये मेरा जो फील्ड ऑफ एरिया है देखने का, ये 50 mm तक के फोकल लेंथ को देख पाता है। अब यहाँ पर वाइड एंगल में क्या होता है, ये 50 mm से थोड़ा सा आगे चला जाता है, मतलब 60-70 के आसपास इतना चला जाता है। तो जनरली जो देखा गया है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो निकल कर आती है वो आपके वाइड एंगल लेंस से ही निकल कर आती है। इसीलिए हर कोई आपको आपका वाइड एंगल जो लेंस है उसी को मेन सेंसर बना कर रखता है। अब इस वाइड एंगल में आपको 2 तरह के लेंस देखने को मिलते हैं, एक RGB वाला और एक नॉन RGB, मतलब मोनोक्रोम सेंसर। हुआवे मेट 10 प्रो या P20 प्रो, इन सब में आपको एक लाइट सेंसर के साथ एक मोनोक्रोम सेंसर भी देखने को मिलता था। तो अब देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारे कैमरा सिस्टम कैसे काम करते हैं, सेंसर कैसे काम करता है। आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सेंसर के ऊपर लगा होता है एक बेयर फिल्टर। अगर हम इस बेयर फिल्टर को हटा दें तो हमें मिल जाएगा मोनोक्रोम सेंसर, सिंपल। अब यहाँ पर इसका एडवांटेज ये है कि जितनी देखो लाइट को हम जितना ज्यादा मिनिमाइज कर सके ना, जितना ज्यादा उसकी फिल्ट्रेशन को हम कम कर दें, उतनी ही अच्छी लाइट हमारे सेंसर तक पहुंचेगी, और ऑब्वियसली जितनी अच्छी लाइट हमारे सेंसर पे पहुंचेगी उतनी अच्छी फोटो हमारी निकल कर आएगी। तो इसीलिए मोनोक्रोम सेंसर में क्या करा गया, जो बेयर फिल्टर लगाई जाती थी उस फिल्टर को हटा दिया गया, और बस एक फिल्टर के हटने से जो लाइट आपकी एक और लेयर से पास होती तो वो लेयर से पास होना उसका बंद हो गया। तो थ्योरेटिकली एक मोनोक्रोम सेंसर एक कलर सेंसर से बहुत ही डिटेल फोटो लेगा। तो अब ये फोन क्या करते थे, 2 कैमरास लिए इन्होंने, एक कलर सेंसर एक मोनोक्रोम सेंसर, इन दोनों से ही इन्होंने एक एक फोटो ली। तो जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने मोनोक्रोम सेंसर से ले ली, और जो कलर्स हैं वो आपके कलर सेंसर से ले ली, और इन दोनों को मिलाने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी फोटो देखने को मिल जाती है। क्योंकि हाँ, प्रैक्टिकली ये चीज काम भी करी, लेकिन अब क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं ला पाई क्वालिटी के अंदर, और जो क्वालिटी हमें एक फिजिकल सेंसर यूज करने के बाद मिल रही है वही क्वालिटी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अचीव कर पा रहे हैं, तो हमें ये हार्डवेयर देने की जरूरत ही क्या थी। तो इसीलिए मोनोक्रोम सेंसर को कोई भी कंपनी अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करती। अगर हम अगले सेंसर की बात करें तो वो आ जाता है हमारा जो आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस में है, आपके सैमसंग S20 में आया, Note 20 में आया, अब आपके iPhone 12 में भी आ गया, जो की है टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है। एप्पल ने उसको लाइडर सेंसर दिया है, इसने अपना टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर दिया है। तो इसका बेसिकली काम क्या है कि ये आपके एक लाइट की रे आपको फेंकेगी, जो लाइट आप देख नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, तो कैमरा ने इस हाथ को देखा, अब वहां से एक लाइट निकली वापस चली गई, तो ये जो डिस्टेंस है इसमें कम टाइम लगा, और वही लाइट अगर इस यहाँ से टेबल से पढ़ के वापस आ रही है तो उसमें ज्यादा टाइम लगा। तो इस तरह से लाइट जाने में वापस आने में कितना टाइम लगा रही है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपका एक पर्टिकुलर सेंसर काम में लेता है, और इस सेंसर की मदद से जो आप बोके इफेक्ट वगैरह करते हो ना, सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो, लेकिन इससे वो बहुत ही प्रिसाइजली आप कर सकते हो। प्लस इस सेंसर की मदद से आप AR जो भी नेक्स्ट आने वाली चीज है उसमें भी आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको आपके घर का डिजाइन बनाना है, अब आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ऊंचाई कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, सोफा अगर आएगा तो वो कहाँ तक आएगा। ये सारी चीजें आप इन लाइडार सेंसर की मदद से काफी हद तक एक्यूरेटली कर सकते हो। अब ऑब्वियसली ये सेंसर इतने भी ज्यादा एडवांस नहीं है, ये अभी अपने इनिशियल स्टेट में है, इसीलिए आप इन पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट कुछ जनरेशन में ये इतने ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे कि मतलब बस आपने जो एक्चुअली फिजिकल जो उससे नापा है उसमें, और जो सॉफ्टवेयर नापेगा, जो ये कैमरा सेंसर नापेगा, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरे अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये आ जाता है हमारा टेलीफोटो लेंस। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, 50 mm के आसपास हमारी ह्यूमन आई देखती है, तो 50 से 60 मान लो ये हमारा एक रेंज है जो एक नॉर्मल वाइड एंगल लेंस होता है, 60-70। अब 70 से ऊपर अगर हम जाते हैं ना तो वो आ जाता है हमारा टेलीफोटो लेंस, और 60 से अगर हम नीचे जाते हैं 50, 30, 35, ये आ जाता है हमारा अल्ट्रा वाइड लेंस। मतलब जैसे ये एक इमेज है, अब मुझे इससे एक
बड़ा एरिया चाहिए, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं जा सकता क्योंकि दीवार है मेरे पीछे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वाइड लेंस दे देते हैं, की वजह से जो फील्ड ऑफ व्यू है वो और ज्यादा बड़ा हो गया। तो अब मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पर खड़ा खड़ा और वाइड शॉट ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं टेलीफोटो लेंस की बात करूँ तो वो आ जाता है आपका जो फोकल लेंथ है ज्यादा वाली। तो ये चीज क्या है, इसको हम जूम लेंस भी कहते हैं। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह होते हैं, इन सब में हम जनरली टेलीफोटो लेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई कोई क्रिकेट खेल रहा है, बीच में जाके फोटो वगैरह थोड़ी लोगे, वीडियो थोड़ी बनाओगे, वो बहुत दूर से लिया जाता है। तो इसीलिए ये चीज बहुत दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर लेती है, और इसीलिए जो इसका लेंस सिस्टम है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार जो DSLR वगैरह होते हैं उसमें तो हमें बहुत ज्यादा जूम देखने को मिल जाता है, तो आपने वो लेंस भी देखा है ना जो इतना ज्यादा जूम देता है। ऑब्वियसली स्मार्टफोन में हमें होती है लिमिटेशन साइज की, तो हम बहुत ज्यादा मोटा नहीं बना सकते। हमें अगर जूम चाहिए ज्यादा, ऑप्टिकल जूम, तो उसके लिए हमें लेंस भी ज्यादा चाहिए होंगे, उन्हें दूर दूर भी रखना होगा लेंस को, तभी जाके हमें बहुत ज्यादा जूम देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से स्मार्टफोन में इतना ज्यादा जूम हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर इसी के हम एक एडवांस वर्जन की बात करें तो वो आ जाता है पेरिस्कोपिक जूम। तो पेरिस्कोपिक जूम में क्या होता है, अभी क्या है, अभी लाइट मेरे सेंसर पर डायरेक्ट पड़ती है। पेरिस्कोपिक जूम में क्या है, यहाँ पर सेंसर की जगह एक प्रिज्म लगा दिया जाता है, जो कि लाइट को ऐसे जब पड़ेगी लाइट, उसको 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर देता है। और अब क्योंकि हम इतना मोटा सेंसर यहाँ पे, मतलब लेंस सिस्टम यहाँ पे तो लगा नहीं सकते ज्यादा जूम के लिए, लेकिन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास जगह है ना। मतलब सेंसर हमारा यहाँ पर होगा और ये जो लेंस है वो दूर दूर आपस में इतनी दूरी पर मेंटेन रहेगा, जिसकी मदद से हमें ऑप्टिकल जूम ज्यादा देखने को मिल जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है ही, जो हमारा S20 अल्ट्रा आया था, जिसमें हमें 10x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता था। मतलब अगर आप उसमें 10x तक का जूम कर लोगे ना, तो भी आपको 1% की भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा जूम लेंस, मतलब टेलीफोटो लेंस। अब बात करते हैं मैक्रो लेंस की, और मैक्रो लेंस भी आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैक्रो जो लेंस होता है वो बहुत ही कम मेगापिक्सल का होता है, 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, बहुत कम मेगापिक्सल। तो ऐसा क्यों? तो मैक्रो से आपको समझ ही आ रहा होगा कि बहुत ही छोटी डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस, तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि हम इस लेंस का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पास से फोटो खींचने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज की इतनी पास से फोटो लेने की कोशिश करूं तो ये फोटो नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैक्रो लेंस नहीं है। लेकिन वहीं अगर इसके अंदर मैक्रो लेंस होता तो वो इतने पास से भी इस ऑब्जेक्ट को फोकस कर लेता, क्योंकि उसका फोकल लेंथ जो है बहुत ही ज्यादा कम होता है। और अब क्योंकि ये जो मैक्रो लेंस है इसका यूज हम करते हैं बहुत ही पास के ऑब्जेक्ट की फोटो लेने के लिए, इसीलिए इसके अंदर हम बहुत ज्यादा मेगापिक्सल काउंट की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि जो मैक्रो लेंस है यार ये किसी काम का नहीं होता। थ्योरेटिकली ये काम का होता है, लेकिन जिस तरह से स्मार्टफोन कंपनी इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही है उस हिसाब से ये किसी भी काम का वाकई में नहीं है। आपका जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो इस डेडिकेटेड मैक्रो सेंसर से भी अच्छी फोटो ले सकता है। मतलब कई केसेस में हमें ये देखने को मिला है कि जो आप मैक्रो से फोटो लेंगे वो, और जो आप अल्ट्रा वाइड से सेम फोटो लेंगे, उसको जूम वूम करने के बाद आपका जो अल्ट्रा वाइड सेंसर से लिया हुआ फोटो है ना, उसमें आपको और ज्यादा डिटेल देखने को मिलेगी। तो वेल, ये थे हमारे सारे सेंसर्स। आपका वाइड सेंसर, नॉर्मल वाला वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, मोनोक्रोम, आपका जूम लेंस या टेलीफोटो लेंस, और उसके बाद आपका मैक्रो लेंस। तो ये सारे सेंसर्स आपको पता चल गए कि कैसे काम करते हैं, और इन सबको अलग अलग मैनिपुलेट करके हम अलग अलग तरह की फोटो ले सकते हैं। तो अब इन्हीं सारे सेंसर्स को अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, और कुछ कंपनीज इनका केवल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि आज भी इंडिया में लोग यही पूछते हैं, 4 कैमरा है तेरे फोन में, 5 कैमरा है तेरे फोन में। उनको ये मतलब नहीं है कि वो कितने मेगापिक्सल के हैं, कौन सा मतलब सेंसर यूज हो रहा है उसमें, कौन सा लेंस सिस्टम यूज हो रहा है, ना, कितने कैमरा हैं बस। तो इसी बात का फायदा कंपनीज भी उठाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर के थ्रू भी किया जाता है। अब वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं वो अलग बात है। जैसे S20 अल्ट्रा है, उसमें जो आपको 100x स्पेस जूम देखने को मिल रहा था ना, वो सिंपल उसमें क्या था, आपका जो मेन सेंसर है 108 मेगापिक्सल वाला, उससे भी फोटो ली जा रही थी, और आपका जो डेडिकेटेड 10x जूम वाला पेरिस्कोपिक सेंटर है ना, उससे भी फोटो ली जा रही थी। इन दोनों से फोटो ली गई, जूम वाले की फोटो को लिया गया, और जो आपका वाइड सेंसर था जो 108 मेगापिक्सल का सेंसर था उसको लिया गया। उन दोनों को जब आपस में मर्ज करा गया तो जूम वाली कैपेबिलिटी यहाँ से मिल गई पेरिस्कोपिक से, और जो डिटेल्स वगैरह थे, क्योंकि इसमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो उसमें जब ज्यादा लाइट होगी तो डिटेल्स अच्छी खासी आ जाएंगी, तो डिटेल्स यहाँ से ले ली गई, और इन दोनों को मर्ज करके आपको फोटो एक अच्छी मिल जाती थी। मतलब
कुल मिलाकर एक 100x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता था। लेकिन अब क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग लगती है, बहुत ज्यादा एल्गोरिदम वगैरह लगता है और वो चीज इतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी जितना सैमसंग ने सोचा था, तो इसी वजह से नेक्स्ट जो उसका फ्लैगशिप आया उसमें उसने नोट 20 अल्ट्रा में उसको 100 से 50 कर दिया। अब धीरे धीरे 50 से 20 पे आ जाएगा और 20 तक एक मतलब ठीक है, इतना तो वो लोग अचीव कर ही लेंगे। तो बस मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये चीजें सारी कैसे काम करती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।